बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 22 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया, मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मज़ीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 03002919 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 817 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 22 सफ़ा नंबर 455 से। ब्लैक बर्ड्स के बाकी साइंसी असले के साथ उन पर लगी रेड टार्च के बारे में भी स्क्रीन पर तफसीलात आ रही थी, जिन्हें देखकर इमरान के चेहरे पर भी कई सिलवटें उभर आई थी। हाँ इमरान साहब, इन स्पेसशिप पर तो मिनी रेड टार्चें भी लगी हुई हैं। शायद ये ऐसी ही टार्चें हैं जिनसे डॉक्टर एक्स पाकिस्तान पर सुर्ख क़यामत तोड़ना चाहता है। सफ्दर ने भी तशवीश ज़दा लहजे में कहा, हाँ, इन रेड टार्चों में रेड हीट लाइट्स हैं जिनकी जद में आकर हर चीज लम्हों में जलकर राख बन सकती है। इमरान ने संजीदगी से कहा, ओह, तब फिर हम उन स्पेसशिप्स का किस तरह से मुकाबला करेंगे? स्क्रीन पर जो तफसीलात आ रही हैं उनके मुताबिक तो ब्लैक बर्ड्स उन पर हमारे मौजूद किसी भी असला का कोई असर नहीं होगा। हमारे पास मौजूद कोई भी असला कारामद साबित नहीं होगा, कैप्टन शकील ने कहा। उसके लहजे में भी कदरे परेशानी का अंसर था। उन स्पेसशिप की रफ्तार भी बेहद तेज है। जिस रफ्तार से ये हमारी तरफ आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक हमारे करीब पहुंच जाएंगे, चौहान ने कहा। हाँ, ये 1 घंटा और 10 मिनट तक हमारे नजदीक पहुंच जाएंगे, इमरान ने असबात में सर हिलाकर कहा। स्क्रीन पर लगे हुए मीटर्स की वजह से उसे ब्लैक बर्ड्स की रफ्तार का भी बाखूबी अंदाजा हो रहा था। तो फिर अब क्या करना है? क्या हम इनसे बचकर निकल सकते हैं? क्रास्टी ने पूछा। ब्लैक बर्ड से मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है और न ही हमारे पास ऐसा कोई साइंसी असला है जिससे हम इन स्पेसशिप्स को तबाह कर सकें। इसलिए हमें इन स्पेसशिप से बचने के लिए राह फरार इख्तियार करना होगी, इमरान ने संजीदगी से कहा। और वो सब चौंक कर इमरान की जानिब देखने लगे। राह फरार क्या मतलब? नुमानी ने चौंक कर कहा। मतलब ये गुमनामी भाई कि हमें ब्लैक बर्ड से बचने के लिए या तो वापस जाना होगा या फिर किसी ऐसी जगह जाकर छुपना होगा जहां से ब्लैक बर्ड की रिपोर्ट्स हमें तलाश न कर सके, इमरान ने कहा। वापस जाने की बात तो समझ आती है, लेकिन हम इस वक्त हला में हैं। हला में भला हम कहाँ छुप सकते हैं? ब्लैक बर्ड्स का रडार सिस्टम इस कदर ताकतवर है कि हम कहीं भी होंगे वो हमें आसानी से तलाश कर सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। तो फिर जो बात तुम्हें समझ में आती है उसी पर अमल कर लेते हैं, इमरान ने कहा। मतलब ये कि हम वापस अर्थ पर लौट जाएं, चौहान ने कहा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर हमारा अर्थ पर वापस चले जाना ही अच्छा है। स्पेस में ब्लैक बर्ड्स की मौजूदगी में हमारी कोई दाल तो क्या चावल भी नहीं गलने वाले, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। तो आप चाहते हैं हम डॉक्टर एक्स से उसके ब्लैक बर्ड्स नामी स्पेसशिप से डरकर बुज़दिलों की तरह वापस भाग जाएं? सफ्दर ने मुंह बनाकर कहा। भागेंगे नहीं तो बेमौत मरेंगे, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। तो क्या आप बेमौत मरने से डरते हैं? सफदर ने भी जवाबन मुंह बनाकर कहा। नहीं रशीद भाई, मैं मरने से नहीं डरता। मुझे इस बात से डर आता है कि मरने के बाद मेरी लाश कहीं हला में ही न तैरती रह जाए। हला में तैरती हुई लाश अगर जूलिया ने देख ली तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगी और तनवीर का स्कोप बढ़ जाएगा, इमरान ने अपने महसूस मोड में आते हुए कहा। सफदर ने अपने नाम की तस्दीक करते हुए कहा। हाँ, तनवीर का सफदर बढ़ जाएगा, इमरान ने स्कोप अपनी जगह पर सफदर का नाम एडजस्ट करते हुए कहा। सफदर मेरा नाम है, सफदर ने मुंह बनाकर कहा। बड़ा बुरा नाम है, मैं तो कहता हूँ अपना नाम बदलकर करमशाह रख लो। बड़ा प्यारा और सुलझा हुआ नाम है।
इमरान ने कहा, और साथ ही उसने स्पेसशिप के मुख्तलिफ बटन प्रेस करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो बटन प्रेस करता गया, स्पेसशिप की अंदरूनी और बैरूनी लाइट्स ऑफ होना शुरू होगी और कंट्रोल पैनल के जलते बुझते बल्ब भी बंद हो गए। स्पेसशिप से जो जू जू की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, वो भी मालूम होते होते खत्म हो गई। चंद ही लम्हों में स्पेसशिप में खामोशी के साथ साथ मुकम्मल अंधेरा छा गया। स्पेसशिप जो नहायत तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा चला जा रहा था, अब उसकी रफ्तार भी हल्की हो गई थी और फिर उनका स्पेसशिप सीधा होकर तेजी से एक तरफ तैरता चला गया। ये क्या? आपने स्पेसशिप के तमाम फंक्शंस क्यों ऑफ कर दिए हैं? सदीकी ने हैरान होते हुए कहा। डॉक्टर एक्स की आंखों में धूल झोंकने के लिए इमरान ने कहा। धूल झोंकने के लिए? क्या मतलब? उन सब ने हैरान होकर कहा। किसी भी स्पेसशिप को उसके रडार सिस्टम, रेडियो सिस्टम, सिग्नल रिसीवर्स, इंजनों और दूसरे सिस्टम की आवाजों की लहरों से चेक किया जाता है। अगर तमाम सिस्टम ऑफ कर दिए जाएं, तो दूसरा कोई स्पेसशिप इस स्पेसशिप को ट्रेस नहीं कर सकता जिसके तमाम सिस्टम ऑफ कर दिए गए हों। इसलिए मैंने ये तमाम सिस्टम ऑफ किए हैं। अब हमारा रडार सिस्टम और तमाम दूसरे सिस्टम ऑफ है। ब्लैकबर्ड्स तो क्या, यहाँ कोई भी स्पेसशिप आ जाए, उन्हें हमारी मौजूदगी का इल्म नहीं हो सकेगा। यहाँ तक कि अगर वो स्पेसशिप हमारे स्पेसशिप के करीब भी आ जाए, तो उसे हमारे स्पेसशिप का कुछ पता नहीं चलेगा। ये स्पेसशिप दूसरे स्पेसशिप की नजरों से भी छुप जाएगा और विंड स्क्रीन से देखने वाले इसे हवा में भटकता हुआ शहाबे साकिब का एक टुकड़ा ही समझकर नजरअंदाज करके गुजर जाएंगे। इसलिए हम उनकी नजरों में होते हुए भी उनकी नजरों से ओझल रहेंगे। इमरान ने कहा। ओह, तो आपने इसीलिए स्पेसशिप के तमाम सिस्टम ऑफ किए हैं? चौहान ने कहा। हाँ, इमरान ने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया। लेकिन ये तो आर्जी बचाव का तरीका है। आगे जाने के लिए हमें स्पेसशिप दोबारा ऑन करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में क्या हम दोबारा उनकी नजरों में नहीं आएंगे? सफदर ने कहा। जाहिर सी बात है, सिस्टम ऑन होते ही उन्हें फिर हमारे स्पेसशिप का कौशल मिल जाएगा और वो फिर हमारी तरफ लौट आएंगे। इमरान ने कहा। तो क्या जब ब्लैकबर्ड्स हमारी तरफ आएंगे, तब आप इसी तरह अपना स्पेसशिप ऑफ करते रहेंगे? कैप्टन शकील ने हैरान होते हुए कहा। ब्लैकबर्ड्स पर लगी रेड टार्चों से बचने का आर्जी तरीका तो यही है कि जैसे ही हमें ब्लैकबर्ड्स या दूसरे खतरनाक असले से लैस स्पेसशिप अपनी तरफ आते दिखाई दें, तो हम अपना स्पेसशिप मुकम्मल तौर पर ऑफ कर दें। इमरान ने कहा। ऐसी सूरत में तो हमारा ये हवाई सफर बहुत ज्यादा तवील हो जाएगा। हला में जीरो लैंड और डॉक्टर एक्स का होल्ड है। यहाँ हर तरफ जीरो लैंड वालों के और डॉक्टर एक्स के स्पेसशिप्स घूमते फिर रहे होंगे। हम कब तक उनकी नजरों से ओझल रह सकेंगे? क्रास्टी ने होंठ बेचते हुए कहा। जब तक मुमकिन हो सकेगा, या फिर जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इमरान एक तवील सांस लेते हुए कहा। रेड स्पेसशिप अब अपनी महसूस रफ्तार और महसूस समत में हवा में तैर रहा था। उसकी रफ्तार काफी तेज थी। उनका स्पेसशिप चूंकि मुकम्मल तौर पर ऑफ था, इसलिए अब उन्हें इस बात का भी पता नहीं चल रहा था कि डॉक्टर एक्स के ब्लैकबर्ड्स उनके स्पेसशिप से कितने फासले पर हैं और क्या वाकई उनके स्पेसशिप के तमाम फंक्शंस ऑफ हो गए हैं और ऑफ होने के बाद वो ब्लैकबर्ड्स की नजरों में आने से छुप गए होंगे। इनके जहनों में यही सवाल गर्दिश कर रहे थे। वो सब अपनी अपनी सीटों पर आ गए और उनकी नजरें स्पेसशिप की खिड़कियों के बाहर जम गई, जहां हर तरफ इन्हें रोशनियों के गुबार, रोशन सितारे, निजाम शम्सी के गिर्द घूमते सियारे और दूर जाता हुआ जमीन का गोला दिखाई दे रहा था। स्पेसशिप की कोई आवाज नहीं है, लेकिन अगर हम में से कोई बोला तो हमारी आवाज की लहरों से भी ब्लैकबर्ड से मौजूद रोबोट्स को हमारे स्पेसशिप का पता चल जाएगा। इसलिए तब तक खामोश रहना जब तक मैं तुम्हें बोलने का ना कहूं। अगर स्पेसशिप नजर आए तो कोशिश करना कि अपनी सांस तक रोक लो। इमरान ने नहायत आहिस्ता आवाज में कहा तो इमरान की नजरें भी विंड स्क्रीन पर जमी हुई थी।
कि अचानक उसे सामने से आग के शोले से चमकते हुए दिखाई दिए, जो नहायत तेजी से उनके स्पेसशिप की तरफ आ रहे थे। कुछ ही देर बाद उन्हें शुतुरमुर्गों जैसे 10 बड़े बड़े स्पेसशिप अपने स्पेसशिप के नजदीक आते दिखाई दिए। इन स्पेसशिप के नीचे लेजर गन्नों के साथ साथ मिसाइल लॉन्चर और सुर्ख रंग की बड़ी बड़ी टार्चें लगी हुई थी, जिनसे हल्की हल्की सुर्ख रोशनी निकल रही थी। शुतुरमुर्ग जैसे स्पेसशिप हवा में चकराते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे की तरफ आते हुए उन स्पेसशिप की रफ्तार में नुमाया कमी आती जा रही थी। कुछ ही देर के बाद ब्लैक बर्ड्स उनकी स्पेसशिप के बिल्कुल नजदीक आ गए और फिर इन स्पेसशिप ने रेड स्पेसशिप के इर्द गिर्द चकराना शुरू कर दिया। यूं लग रहा था जैसे ब्लैक बर्ड्स में मौजूद रोबोट्स ने रेड स्पेसशिप को ऑफ होने के बावजूद चेक कर लिया हो और वो रेड स्पेसशिप को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हों। 10 ब्लैक बर्ड्स उनसे तकरीबन 200 मीटर के फासले पर थे और वो सब के सब स्पेसशिप के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। फिर अचानक उनमें से 3 स्पेसशिप्स मुड़े और आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं और सामने के रुख से आगे बढ़ने लगे। इमरान और बाकी सबकी नजरें उन स्पेसशिप पर जमी हुई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरते हुए उनके स्पेसशिप की तरफ आ रहे थे। स्पेसशिप को इस तरह अपनी तरफ आते देखकर इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। इमरान ने फौरन हाथ आगे बढ़ाया और कंट्रोल पैनल के साथ लगा हुआ एक हैंडल पकड़ लिया। स्पेसशिप के ऊपर एक हैवी सर्च लाइट लगी हुई थी जो ऑफ थी। इमरान की नजरें सामने वाले स्पेसशिप पर जमी हुई थी। उसी लम्हे अचानक सामने वाले स्पेसशिप की सर्च लाइट रोशन होगी। जैसे ही सर्च लाइट रोशन हुई, इनकी स्पेसशिप में जैसे रोशनी का तूफान आ गया। इमरान ने सर्च लाइट रोशन होते ही अपना सर नीचे कर लिया। उसकी देखा देखी बाकियों ने भी खिड़कियों से सर हटाकर नीचे कर लिए। सामने वाले स्पेसशिप के दाएं और बाएं मौजूद स्पेसशिप की लाइट्स भी आना शुरू हो गई थी और उनका रेड स्पेसशिप जैसे तेज रोशनी में नहा सा गया। अब रोशनी में इनका स्पेसशिप वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ब्लैक बर्ड्स के रोबोट्स ने रेड स्पेसशिप पर कोई एक्शन नहीं लिया था। इमरान थोड़ा सा सर उठाए सामने वाले स्पेसशिप की तरफ ही देख रहा था और फिर उसने सामने वाले और दाएं बाएं मौजूद स्पेसशिप को हरकत करते देखा। वो तीनों स्पेसशिप और उनके स्पेसशिप पर रोशनी डालते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द घूमने लगे, जैसे वो चारों तरफ से स्पेसशिप को चेक कर रहे हों। इमरान का हाथ बदस्तूर हैंडल पर था। वो शायद इस इंतजार में था कि ब्लैकबर्ड जैसे ही उसके स्पेसशिप पर लेजर बीम, मिसाइल या रेड टार्च की रेड हीट लाइट का इस्तेमाल करें, वो फौरन इस हैंडल को पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींच लेगा और ऐसा करने से रेड स्पेसशिप के टॉप पर लगे हुए जेट इंजन ऑन हो जाते, जो पूरी ताकत से स्पेसशिप को नीचे धकेलते और रेड स्पेसशिप आसमान से गिरने वाली किसी वजनी चट्टान की तरह नीचे गिरता चला जाता। लेकिन अभी इमरान को रेड स्पेसशिप नीचे गिराने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि तीनों ब्लैकबर्ड्स मुसलसल रेड स्पेसशिप के गिर्द चकरा रहे थे, जैसे जंगली जानवर अपने शिकार को सूंघने की कोशिश करता है कि इसके किस हिस्से में अभी जान बाकी है, ताकि वो इसे भंबोड़ सके। इमरान के साथी भी थोड़ा सा सर उठाए गौर से रेड स्पेसशिप के गिर्द चकराते हुए ब्लैक बर्ड्स की तरफ देख रहे थे। उन्होंने इमरान की हदायत पर अपनी सांस रोक रखे थे। स्पेसशिप में इस कदर खामोशी थी कि उन्हें अपने दिलों की धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी और उन्हें तशवीश हो रही थी कि ब्लैक बर्ड्स के हसास सेंसर्स कहीं उनके दिलों की धड़कनों की आवाज महसूस न कर लें। ऐसी सूरत में जाहिर है इन स्पेसशिप ने रेड स्पेसशिप पर हमला करना ही था। कुछ देर तक तीनों ब्लैक बर्ड्स रेड स्पेसशिप के गिर्द चक्कर लगाते रहे। फिर अचानक उनकी सर्च लाइट्स बंद हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता वापस मुड़ने लगे।
उन्हें वापस मुड़ते देखकर इमरान के चेहरे पर सुकून आ गया और उसने इत्मीनान भरे अंदाज में सर उठाया और सीधा होकर अपनी महसूस नशिस्त पर बैठ गया। इमरान भी सीधे हो गए थे। शुक्र है उन्होंने हम पर हमला नहीं किया, क्रास्टी ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर इमरान बिजली की तेजी से उसकी तरफ पलटा और क्रास्टी को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। उसी लम्हे उन्होंने उन तीनों ब्लैकबर्ड को वापस रेड स्पेसशिप की तरफ मुड़ते देखा जो वापस मुड़ने के लिए पलटे थे। रेड स्पेसशिप की तरफ मुड़ते ही उन पर लगी हुई सर्च लाइटें एक बार फिर रोशन हो गई और इस बार इमरान ने इन तीनों ब्लैकबर्ड्स पर लगी हुई रेड टार्चों को भी रोशन होते देखा। रेड टार्चों को रोशन होते देखकर इमरान ने बिजली की तेजी से डाउनफॉल करने वाला हैंडल एक झटके से नीचे खींच लिया। जैसे ही उसने हैंडल खींचा उसी लम्हे रेड स्पेसशिप के टॉप पर लगे हुए जेट इंजन ऑन हुए और उनसे तेज आग सी निकली। दूसरे ही लम्हे रेड स्पेसशिप को एक जोरदार झटका लगा और वो बिजली की तेजी से नीचे की तरफ गिरता चला गया। रेड स्पेसशिप तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गया था। उसके साथ ही 10 के 10 ब्लैकबर्ड्स तेजी से एक साथ हरकत में आए और गोता लगाकर इंतहाई बर्क रफ्तारी से रेड स्पेसशिप की तरफ बढ़ते चले गए और साथ ही उन ब्लैकबर्ड्स के नीचे लगी हुई लेजर गनों के मुंह खुल गए और उनसे लंबे लंबे मिसाइल निकल कर रेड स्पेसशिप की तरफ बढ़ते चले गए। दूसरे ही लम्हे माहौल इंतहाई खौफनाक और लर्जा देने वाले धमाकों से गूंजना शुरू हो गया और साथ ही स्पेस के इस हिस्से में जैसे हर तरफ से आग ही आग भड़कना शुरू हो गई। नया पैराग्राफ। संघी बॉल शिप में ट्रांसमिट होकर अपने महसूस संघ पैड हेडक्वार्टर में आ गया। वो जैसे ही हेडक्वार्टर के ऑपरेशनल रूम में दाखिल हुआ यकला ठटक गया और उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ऑपरेशन रूम की एक कुर्सी पर थलीसिया बैठी हुई थी। उसको वहां देखकर संघी को जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। थलीसिया, ये तुम हो? संघी ने आगे बढ़कर थलीसिया के सामने आते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसकी आवाज सुनकर थलीसिया यूं उछल पड़ी जैसे अचानक उसके सर पर कोई बम फट पड़ा हो। वो गहरे ख्यालों में खोई हुई थी जिसकी वजह से उसे संघी की आमद का इल्म ही नहीं हुआ था। ओह संघी, ये तुम हो। मैं समझी डॉक्टर एक्स की स्पेसशिप। उन्होंने हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है और हेडक्वार्टर से कई मिसाइल आ टकराए हैं। थलीसिया ने संघी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट फीकी फीकी सी और चेहरे पर शदीद परेशानी के साथ इंतहाई गुस्से की भी तासरात नुमाया थे जो संघी की नजरों से भला कैसे छुपे रह सकते थे। ये संघ हेडक्वार्टर है। इस पर डॉक्टर एक्स के ताकतवर से ताकतवर स्पेसशिप भी हमला नहीं कर सकते। मेरे हेडक्वार्टर पर अगर डॉक्टर एक्स की नई मिसाइलों से भी बारिश कर दे तो उससे भी मेरे हेडक्वार्टर पर कोई आंच नहीं आएगी। मैंने अपने हेडक्वार्टर की हिफाजत का फुल प्रूफ इंतजाम कर रखा है। बहरहाल ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम अर्थ पर जा रही हो और वहां जाकर तो इमरान से शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो। तुम मेरे सामने फेक राज लेकर अर्थ की तरफ गई थी, तो फिर यहाँ कैसे आ गई हो? संगी ने हैरान होते हुए कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अर्थ पर नहीं गई थी? थलीसिया ने उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ देखकर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम अर्थ पर गई ही नहीं थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे के तासरात तो कुछ और ही बता रहे हैं। संघी ने उसके सामने दूसरी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए कहा। क्या बता रहे हैं मेरे चेहरे के तासरात? थलीसिया ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। यही कि या तो अर्थ पर तुम्हारी इमरान से मुलाकात ही नहीं हुई है या फिर उसने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया था, जिस पर गुस्से में आकर तुमने उसे शूट कर दिया है। संघी ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मुझे इनकार कर सके। थलीसिया ने मुंह बनाकर कहा। तो क्या वो तुम्हें कहीं नहीं मिला था? संघी ने हैरान होते कहा। नहीं, ये बात भी नहीं है, थलीसिया ने जवाब दिया।
तो फिर तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा, परेशानी और उलझन के तासरात क्यों हैं? संगी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। बस ऐसे ही, थ्रेसिया ने मुंह बनाकर कहा। ऐसे ही क्यों? तुम तो यहाँ से बड़े मूड में गई थी, संगी ने कहा। मगर अर्थ पर जाते ही मेरा मूड ऑफ हो गया था, थ्रेसिया ने जवाब दिया। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ, संगी ने कहा। होना क्या है, मैं इमरान से शादी करने के लिए अर्थ पर गई थी। मैं अपने साथ इनविजिबल करने वाला गैजेट भी साथ ले गई थी। अर्थ पर जाते ही मैंने उसी गैजेट के कंट्रोल से फेगरास को दोबारा हवा में भेज दिया था, ताकि उसके बारे में किसी को भी इल्म न हो सके। उसके बाद मैं गैजेट से गायब होकर इमरान के फ्लैट में चली गई, लेकिन इमरान वहां मौजूद नहीं था। मैंने उसके बारे में मालूमात हासिल की तो मुझे मालूम हुआ वो अपने बाप की कोठी में गया हुआ है और वहां उसकी शादी हो रही है, थ्रेसिया ने कहा। और उसकी बात सुनकर संगी बेख्तियार उछल पड़ा। इमरान की शादी? संगी के मुंह से निकला। हाँ, क्योंकि इमरान की बूढ़ी माँ इन दिनों बीमार रहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसका बेटा इमरान उसकी जिंदगी में ही शादी कर ले। इसलिए उसने इमरान को शादी करने पर मजबूर कर दिया था, थ्रेसिया ने जवाब देते हुए कहा। किससे? मेरा मतलब है इमरान की किससे शादी हो रही थी? संगी ने उसी अंदाज में कहा। जूलिया से, थ्रेसिया ने मुंह बनाकर कहा और संगी एक बार फिर चौंक पड़ा। जूलिया से? ये वही जूलिया है ना जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ है? संगी ने कहा। हाँ, मैं उसी जूलिया की बात कर रही हूँ। इमरान की बूढ़ी माँ को उसके बारे में पहले से ही मालूम था। बस वो चाहती थी कि इमरान की शादी जिससे हो वो मुसलमान हो और उसमें घरेलू जिम्मेदारी निभाने वाली तमाम खूबियां मौजूद हों। इसलिए इमरान की बूढ़ी माँ ने जूलिया को अपनी कोठी में बुलाया और उससे सवाल जवाब करने लगी। जूलिया भी चूंकि इमरान को पसंद करती थी, इसलिए इमरान की बूढ़ी माँ ने जब उससे सवाल जवाब करने शुरू किए तो जूलिया समझ गई कि इमरान की बूढ़ी माँ क्या चाहती है। इसलिए उसने भी मौके का फायदा उठाते हुए इमरान की बूढ़ी माँ के सामने खुद को नेक, पारिसा और इंतहाई सुलझी हुई लड़की बनाकर पेश करना शुरू कर दिया, ताकि इमरान की बूढ़ी माँ उसे हर हाल में इमरान के लिए पसंद कर ले। और ऐसा ही हुआ। इमरान की बूढ़ी माँ चूंकि बीमार थी, इसलिए उसने इमरान और जूलिया की जल्द से जल्द शादी कराने का फैसला कर लिया था। उसने फैसला किया था कि चूंकि इमरान हमेशा शादी का नाम सुनकर भाग जाता था, इसलिए इमरान की बूढ़ी माँ ने इमरान को अपनी जान की कसम दे दी थी कि वो आज ही जूलिया से मंगनी कर लेगा। अपनी बूढ़ी माँ की जान की कसम की वजह से इमरान मजबूर हो गया और उसने अपनी बूढ़ी माँ की बात मान ली। उधर इमरान की बूढ़ी माँ और इमरान के डैडी सर अब्दुल रहमान ने फैसला किया कि इमरान की मंगनी करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसकी एक साथ मंगनी और निकाह भी कर दिया जाए, ताकि इमरान रिश्ते की मजबूत डोर से हमेशा के लिए बंध जाए। इमरान चूंकि अपनी बूढ़ी माँ की कसम की वजह से मजबूर था, इसलिए उसने जूलिया से निकाह कराने पर भी कोई इतराज नहीं किया था। इमरान और जूलिया की शादी के लिए सारा बंदोबस्त कर लिया गया था। मैं गैजेट की मदद से गैबी हालत में ही वहां पहुंची थी, और जब मुझे मालूम हुआ कि इमरान और जूलिया की शादी हो रही है तो गैज़ो गजब से मेरा बुरा हाल हो गया। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि मैं उसी लम्हे इमरान और जूलिया को अपने हाथों से कत्ल कर दूं, लेकिन फिर जब मुझे सारी हकीकत का इल्म हुआ तो मुझे जूलिया और इमरान की बूढ़ी माँ पर गुस्सा आने लगा, जिनकी वजह से इमरान इस शादी के लिए रजामंद हुआ था। इमरान की शादी के इंतजामात पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान मिलकर कर रहे थे। वो कोठी को दुल्हन की तरह सजा रहे थे, जिसे देखकर मेरे दिल ही दिल में कुड़ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन सबको वहीं खत्म कर दूं, लेकिन मैं खामोश रही। शाम होते ही जब इमरान और जूलिया की मंगनी की रस्म शुरू होने लगी तो मैं वहां मौजूद मेहमानों में जाकर बैठ गई। मैंने अपने चेहरे पर झिल्ली जैसा बारीक मास्क लगाकर अपना चेहरा बदल रखा था,
ताकि इमरान और सीक्रेट सर्विस के मेंबरान मुझे पहचान न सके। फिर जब रस्म शुरू होने लगी तो वहां मैंने इलेक्ट्रोट्राइक आले से माग्रोम गैस फायर कर दी, जिससे वहां मौजूद तमाम अफराद साकित हो गए। इन सब को साकित करने के बाद मैंने मास्क उतारा और इमरान के सामने आ गई। थ्रेसिया ने कहा और फिर वो संघी को बाकी तफसीलात बताने लगी। संघी ने खामोशी से उसकी बातें सुन ली। जब थ्रेसिया ने बताया कि वो ट्रांसमिट सिस्टम से जूलिया को भी अपने साथ ले आई है, संघी बुरी तरह से उछल पड़ा। ओह, ये तुम क्या कह रही हो? जूलिया को तुम अपने साथ ट्रांसमिट करके यहाँ ले आई हो, संघ हेडक्वार्टर में? संघी ने कहा, हाँ, ट्रांसमिट होकर मैं यहीं आ सकती थी, इसलिए मैं उसे भी यहीं ले आई थी। थ्रेसिया ने इस बात में सर हिलाकर कहा, ये तुमने क्या किया है थ्रेसिया? तुम्हें याद होगा कि हमारी हमाकत की वजह से तनवीर ने हमें किस तरह से डॉज दिया था। हम यही समझते रहे थे कि तनवीर ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस छोड़ दी है और वो जीरो लैंड का वफादार बन चुका है, लेकिन उसने फ्रांस्को हेडक्वार्टर में आकर जो गुल खिलाए थे वो तुम सब जानती हो। उसकी वजह से इमरान और उसके साथी फ्रांस्को हेडक्वार्टर पहुंच गए थे, जो उन्होंने तबाह कर दिया था। इस बात पर सुप्रीम कमांडर को बेहद गुस्सा है। हमारी उसी हमाकत की वजह से सुप्रीम कमांडर ने हमारा कोर्ट मार्शल भी किया था और हमें 2 सालों तक अलग अलग स्पेसशिप में हला में तन्हा छोड़ दिया था। उन स्पेसशिप में हम खा पी सकते थे और जिंदा रहने के लिए सांस ले सकते थे, लेकिन 2 सालों तक न हम अपनी मर्जी से स्पेसशिप से कहीं ले जा सकते थे, न ही स्पेसशिप से बाहर निकल सकते थे। 2 सालों तक हम हला के कैदी बने रहे और स्पेसशिप हमें लेकर हला में न जाने कहां से कहां भटकता रहा था। सालों तक हम ना मिल सके थे और न किसी से बात कर सके थे। 2 साल गुजरने के बाद सुप्रीम कमांडर ने हमारे स्पेसशिप वापस जीरो लैंड बुलाए थे और हमें सख्ती से वार्निंग दी थी कि अगली बार अगर हमने ऐसी कोई हमाकत की तो वो हमारी जली हुई लाशें हला में छोड़ देगा। और तुमने फिर से वही हमाकत कर दी और जूलिया को अपने साथ लेकर यहाँ आ गई हो। अगर जूलिया ने भी यहाँ तनवीर जैसा कोई काम किया और खुफिया तौर पर मेरे हेडक्वार्टर के बारे में इमरान को मुत्तला कर दिया, तो इमरान और उसके साथी आंधी और तूफान बनकर यहाँ आ जाएंगे और फिर उनके हाथों जीरो लैंड को किस हद तक नुकसान पहुंचेगा, इसका शायद हम अंदाजा भी न लगा सके। और इस बात की खबर अगर सुप्रीम कमांडर को होगी तो फिर इस बार वो हमें कोई माफी नहीं देगा और हमें जिंदा जलाकर हमारी लाशें हला में फेंक देगा। संघी ने तेज लहजे में मुसलसल बोलता चला गया। उसके लहजे में बेपनाह तशवीश थी। तुम घबराओ नहीं सुप्रीम कमांडर ने। सुप्रीम कमांडर को जूलिया के यहाँ आने के बारे में इल्म नहीं होगा। थ्रेसिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे इल्म नहीं होगा? इस हेडक्वार्टर में मेरे और तुम्हारे अलावा तीसरी जिंदा महलूक नहीं है। मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ सिर्फ रोबोट्स काम करते हैं। सुप्रीम कमांडर जब मेरे हेडक्वार्टर को चेक करेगा तो उसे यहाँ मौजूद जूलिया के बारे में राज मालूम हो जाएगा और जब जीरो लैंड के मास्टर कंप्यूटर उसका स्कैन करेंगे, सुप्रीम कमांडर को इस बात का भी इल्म हो जाएगा कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ जूलिया है। संघी ने गुस्सीले लहजे में कहा, जूलिया यहाँ होगी तो ही उसके बारे में सुप्रीम कमांडर को पता चलेगा ना। जब वो यहाँ होगी नहीं तो उसके बारे में सुप्रीम कमांडर को कैसे इल्म हो सकता है? थ्रेसिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? अभी तो तुमने कहा था कि तुम जूलिया को अपने साथ ट्रांसमिट करके यहाँ ले आई हो और अब? संघी ने हैरान होते हुए कहा, मैं उसे सिर्फ यहाँ ट्रांसमिट करके लाई थी। उसे अगर मैं यहाँ रखती तो वाकई उसके बारे में सुप्रीम कमांडर को इल्म हो जाता। इसीलिए मैं यहाँ लाते ही जूलिया को बेहोशी की हालत में व्हाइट स्पेसशिप में लेकर निकल गई थी और मैंने उसे ग्रास शिप में डालकर वहीं छोड़ दिया था। ग्रास शिप के मैंने तमाम सिस्टम नाकारा कर दिए हैं, जिसकी वजह से जूलिया इस शिप में न तो आन करके उसे कहीं ले जा सकेगी, न ही मेरी मर्जी के बगैर कोई उस तक पहुंच सकेगा।
लेकिन मैंने ग्रास शिप को जिस स्पेस वे पर छोड़ा है, उस स्पेस वे के बारे में सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता। ग्रास शिप में मुस्तकिल तौर पर ऑक्सीजन मौजूद रहती है, जिससे जूलिया वहां आसानी से सांस ले सकेगी, और मैंने उसके लिए वहां क्रोम क्राइड की टेबलेट्स भी वाफर मिकदार में रख दी हैं, जिन्हें खाकर जूलिया 1 साल तक अपनी भूख प्यास मिटा सकती है। जिस तरह से सुप्रीम कमांडर ने हमें ग्रास शिप्स में डालकर हला में भटकने के लिए छोड़ दिया था, इसी तरह मैंने भी जूलिया को ऐसे ही स्पेसशिप में डालकर उसे हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया है। मैंने उस शिप पर एक ऐसा साइंसी आला लगा दिया है जिसका रिसीवर मेरे पास है, और जब मैं चाहूं ग्रास शिप को हला में तलाश कर सकती हूँ। मेरे पास जो रिसीवर है उसके बगैर कोई भी उस ग्रास शिप तक नहीं पहुंच सकता जिसमें जूलिया कैद है, थ्रेसिया ने कहा। ओह, तो ये बात है, संगी ने कहा। हाँ, मैंने चूंकि ग्रास शिप के तमाम सिस्टम नाकारा कर दिए हैं, इसलिए उस स्पेसशिप के बारे में सुप्रीम कमांडर को भी कुछ पता नहीं चल सकेगा, थ्रेसिया ने जवाब दिया। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।